सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का रंग चढ़ चुका है। 7 तारीख को लोग वोट करने के लिए जाएंगे। इस वक्त मैं कुर्साकांटा में हूँ। कुर्साकांटा सिकटी विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है और ये बहुत ही विकास के मामले में फैसिलिटी एरिया माना जाता है। हमारे साथ यहाँ के 2 टाइम प्रमुख रह चुके और आरजेडी को लंबे वक्त तक सेवा देने वाले मोहम्मद कमरुज्जमान साहब हैं, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी आपकी हो गई कि आप निर्दलीय मैदान में हैं और काफ़ी आपका औरा दिख रहा है? देखिए, ये मजबूरी नहीं है, इसका मजबूरी नाम देना सरासर गलत है। अच्छा, फिर ये तो है क्या कि पार्टी तो एक संस्था है, वो परिवार की तरह एक संस्था होता है। परिवार में बाप को भी बच्चे पर कभी कभी विश्वास नहीं होता है। हो सकता है हमारी पार्टी पर विश्वास नहीं किया हो, इसलिए टिकट नहीं दिया है। अच्छा, और जब टिकट नहीं दिया है, ये फैसला मेरे लिए मेरे सेवा के हिसाब से गलत था। अच्छा, और मैं पार्टी के उस फैसले के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा जी। तो कैसा रुझान है जनसंपर्क अभियान में? वो आप बेटर आपको पब्लिक यहाँ की बता सकती है। और आप क्षेत्र में जाइए, खेत खलिहान चौक चौराहे पर पूछिए लोगों से। अच्छा। और हमको तो लग रहा है कि हम जो इलेक्शन लड़े हैं, आधे मन से इलेक्शन लड़ने की तैयारी थी हमारी, आधा मन तो लोगों ने जाके हमारा बनाया है। अच्छा। कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कब तक आप चुप रहिएगा। सिकटी का लोग आपके साथ है और आप इलेक्शन लड़िए। आप यहाँ के 2 इसीलिए हम जनता के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, जनता की टिकट? जी बिल्कुल। अच्छा, पैसे पर तो नहीं ना? जनता के पैसे पर तो नहीं ना? हाँ, पैसा शब्द तो प्रजातंत्र में है ही नहीं। ये तो फैशन हो गया है। अच्छा। नहीं तो आज भी उस व्यवस्था के तहत, जिस व्यवस्था के तहत मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ा जा सकता है। हाँ। आपको अंदाजा लगा होगा बगैर पैसे का वर्कर और पैसे का वर्कर कैसा होता है। अच्छा, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, हाट में जमा हो गए। तो नेताजी की बातों में दम है या नहीं है? दम है, दम है, दम है, बहुत दम है। मतलब सहयोग के लिए सभी लोग तैयार हैं? क्या नेताजी की बातों में दम लग रहा है? बिल्कुल दम है, दम है। आज 20 साल से वो आरजेडी से जुड़ा हुआ था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण हम लोग उसको चुनाव लाए हैं और जिताने का काम करेंगे। बड़ा दिलचस्प बात यह है कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र में अगर अल्पसंख्यक वोटरों की गिनती करें तो वो सबसे ज़्यादा है, 1,02,000। 1,02,000 और बाकी उससे आधा है, 50% आधा है। तो अगर इनका सिक्का चले तो इनका गोटी लाल हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है और फील्ड में लोगों का मानना है। ये हम आज लोगों से पूछ के आए। तो क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज आपको सपोर्ट करेंगे? दावत देते हैं और मेरे दरवाजे पर अल्पसंख्यक कम, बहुसंख्यक ज़्यादा। एक कमरुज्जमान के पार्टी का विद्रोह नहीं, पार्टी के फैसले के खिलाफ इलेक्शन लड़ने से तो बीजेपी में कौन सा विद्रोह हुआ है? बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पर आते हैं कि हम आपके साथ हैं। जदयू के कार्यकर्ता आते हैं, हम हमारे साथ हैं। कांग्रेस के लोग आते हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये कोई बात नहीं है। जब जनता की टिकट है, तमाम जनता की टिकट है। जनता किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है, वोटर हो सकता है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से सिकटी विधानसभा कमरुज्जमान काम किया है, काम करेंगे, वोटर का सम्मान करेंगे, इस सिद्धांत के साथ चला है। मतलब इस बार सिकटी विधानसभा क्षेत्र में बदलाव नजर आएगा और आप बदलाव लेके आएंगे, ऐसा यकीनन दावा करते हैं? यकीनन। जितने लोग मेरे साथ हैं आज, ये सारे लोग वोटर के रूप में वोट अगर गिरा देंगे तो राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, बड़े बड़े पार्टी, जात पात करने वाले को, सिकटी विधानसभा की जनता वोट के लुटेरों को, जो आज 74,000 वोट लेके फिर दोबारा जीत के तो पब्लिक के बीच नहीं जाते हैं, 69,000 वोट लेके कोई शुक्रिया अदा करने नहीं जाते हैं, चलो मैं हार गया, आपकी वोट था, मेरी तकदीर थी, तकदीर में नहीं लिखा था मैं नहीं जीता, लेकिन 69,000 वोट उसको दिया गया था, लेकिन दोबारा तो पब्लिक को शुक्रिया अदा करने नहीं गए हैं वो। अच्छा। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में सिटिंग एमएलए शाहनवाज साहब को आपकी पार्टी यानी आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पतंग थाम लिया। हाँ। तो आप भी तो ऐसा कर सकते थे, पतंग का? नहीं। कमरुज्जमान का एक मिजाज रहा है राजनीति का। मैं सिकटी में जब 10 साल प्रमुख रहा है, मेरे गाड़ी पर बिरले मेरे रिश्तेदार को नहीं देखा होगा, मेरे जात को नहीं देखा होगा, लेकिन अदर्स मतलब दूसरे जात के लोग जरूर मेरे गाड़ी पर 10 साल चढ़े हैं, मेरे साथ रहे, मेरे रहनुमा रहे, मेरे हम सफर रहे हैं। और मेरे इस राजनीतिक मिजाज के हिसाब से मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। अच्छा। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, जनता के टिकट से हूँ, अगर इसके आशीर्वाद से मैं जीतता हूँ, इससे पूछूंगा कि मुझे किस पार्टी में जाना है। बिल्कुल। तो चलिए, तो आप प्रमुख रहे हैं, बहुत दिनों तक सेवा किए,
अब जनता के वो मुद्दे जिन मुद्दों को आप सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहते हैं, अगर आपने मैंडेट पाया तो वो मुद्दे गिनाइए। देखिए, सिकटी का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। बिल्कुल, देख के आए हम। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बाढ़ पर हम लोगों ने उस कदकाठी के प्राप्ति किए बगैर हम लोगों ने संघर्ष किया है। तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जब आपको महानंदा बेसिन की बात कर रहे थे, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, हम लोग तस्लीमुद्दीन साहब के साथी रहे हैं उसका आंदोलन में। मैं आपका बता दूं, महानंदा बेसिन योजना जब सैंक्शन हुआ था, उस जमाने में माननीय आदरणीय बांका के सांसद हुआ करते थे, वो राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग भारत सरकार में थे, और उसी के कार्यकाल में ये सैंक्शन हुआ था। मैं आपको बता दूं, जब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की इंतकाल हुई, राष्ट्रीय जनता दल का कैंपेनिंग चल रहा था, जब जयप्रकाश बाबू आए अररिया, तो मैं जिला अध्यक्ष था राष्ट्रीय जनता दल का, हमसे पूछे वो, कमरू जमा बताओ, हम जो बोलेंगे क्षेत्र में मेरा मुद्दा क्या होगा बोलने का। हम बोले आपके पास बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने ही महानंदा बेसिन योजना का सैंक्शन किया था, 750 करोड़ उस बेसिन योजना का लागू करवाएंगे। लागू करवाने नहीं, उसका सर्वे के लिए दिया गया था कि आप सर्वे होगा, जितनी भी नदियां नेपाल से निकलती है, रतुआ हो, गंगा हो, महानंदा हो, बकरा हो, नुना हो, सारी नदियां नेपाल से आती है। थोड़ा सा भी बारिश होता है, सारा बाढ़ का पानी हमारे क्षेत्र में होता है। उस योजना को मैं अगर जनता का आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचा, यकीनन मानिएगा मेरा लड़ाई बाढ़ से शुरू होगा, महानंदा बेसिन योजना को लागू करने से शुरू होगा। एक बाढ़ की जो समस्या है इस इलाके में बड़ी विकट समस्या है, और अभी हम लोग जो है दहगामा पंचायत वगैरह होके आए, बहुत तबाह बर्बादी है वहाँ पे, लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि 5 साल में अपने विधायक को नहीं देख पाए हैं। वहाँ के हालात देख करके हमको भी जरा लगा कि यार क्या है हालात। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो आपको ये बता देता हूँ, मैं पटना में था जब पिछले बार वो नदी का देखे होंगे कि रुख चेंज हो गया है। नदी जिधर जा रही थी वो नदी दूसरे तरफ चला गया है। मैं पटना में था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जब स्थानीय विधायक को कहा गया कि भाई हम लोग बहुत लाचार और मजबूरी में फंसे हुए हैं, आप मदद कराइए हमारा। वो कहे कि आचार संहिता लागू होने वाला है, अब हम विधायक नहीं रहे हैं। क्या एक बताइए, एक प्रतिनिधि जो राज्य मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी जनता दल में रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो वर्तमान विधायक थे, और जनता के लाचारी और बेबसी में वो कहते हैं कि मैं अभी विधायक नहीं हूं, मेरा प्रशासन बात नहीं सुनेगा। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार है। सुशासन को पानी में बहने दीजिए। बिल्कुल। अब उस रास्ते से मैं आया हूँ, नदी के खाड़ी होते हुए आया हूँ। आप बताइए, 4 चक्का लेकर। बिल्कुल, ये कितनी दर्दनाक स्थिति, बहुत दर्दनाक कहानी। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मौका मिले तो ये हल जरूर कीजिए। यकीन रखिए आप। एजुकेशन हेल्थ के बारे में बताइए। एजुकेशन की स्थिति यहाँ है, आप पढ़े लिखे तबके से आते हैं, आपको पता होगा, अगर एक एजुकेशन को अगर एक विधायक चाहे कि अच्छा हो जाए तो आसानी से हो सकता है। एजुकेशन शुरू कहाँ से होता है? आप हाईली एजुकेटेड कैंडिडेट हैं, और आप खुद अपना तजर्बा, अपना आइडिया बताइए। मैं बताता हूँ, एक विधायक अगर ठान ले कि क्षेत्र का शिक्षा ऊंचाई पर चले जाए, जा सकता है। एजुकेशन की गिनती प्राइमरी से नहीं होती है, हायर सेकेंडरी से शुरू होता है। हायर सेकेंडरी का मतलब हुआ हाई स्कूल। हाई स्कूल का प्रबंधन समिति जो होता है, उसमें पदेन अध्यक्ष होते हैं विधायक। मैं आपको बता दूं, विधायक कभी भी स्कूल नहीं गए, हाई स्कूल। विधायक पूछा नहीं हेडमास्टर से आपका शिक्षा का गुणवत्ता क्या है। विधायक कभी अभिभावकों का बैठक नहीं किया कि बच्चे आपके छोड़ के क्यों दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, विद्यालय क्यों छोड़ रहे हैं। ये सारे समस्या है। विधायक की अकर्मण्यता से शिक्षा का स्तर गिरा है। मैं आपको बताता हूँ, सिकटी विधानसभा का सैकड़ों बच्चा कोटा जाता है पढ़ने के लिए। मेरा दिली तमन्ना है कि मैं अगर जीत के जाऊं, सिकटी को मैं एजुकेशन हब बनाऊंगा। सिकटी का कोई बच्चा कोटा नहीं जाएगा, सिकटी के में रह के पढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा आइडिया। रोजगार के बारे में बताइए। रोजगार का क्या बात करते हैं? आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए बस अड्डा पर। 9 दिन जिस बच्चे का शादी होता है, 9 दिन हुए जिस नौजवान का, लाचारी और बेबसी में अपने नए दुल्हन को घर में छोड़ के दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं। कौन बेरोजगारी की बात करते हैं आप? कौन बेरोजगारी की बात करते हैं आप? इस पलायन को आप रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अगर खुदा ने ताकत दी तो मैं करके दिखा दूंगा। मेरा नाम कमरुज्जमा है। और तो अब आपसे ये पूछा जाए कि आप लोकल लेवल पर वो कौन सा रोजगार देना चाहेंगे जिससे पलायन रुके या कम हो? बिल्कुल, बताइए। एक जमाना था हमारे एरिया में,
मक्का का नाम लोग सुनता था। और और आप बताइए, सीमांचल आज मक्का का हब बन गया है। जी। आज अगर प्रत्येक प्रखंड में मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट लगे, हर गांव में राइस प्रोसेसिंग का प्लांट लगे, तो रोजगार है हमारे पास। रोजगार देखिए, किसी भी फैक्ट्री को बैठाने के लिए आपके पास जो है रॉ मटेरियल चाहिए, वो है हमारे पास। श्रम चाहिए, वो दोनों चीज मेरे पास उपलब्ध है। अगर जमीन चाहिए, पानी चाहिए, चारों चीज है। अगर एक चीज नहीं है तो पैसा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मुख्यमंत्री जो काम नहीं करता है, सिक्टी के लिए मैं व्यापारी को मुंबई दिल्ली से गोड़ हाथ पकड़ के लाऊंगा, चलो प्लांट मेरे एरिया में लगाओ, मैं जमीन पानी श्रम सब दूंगा। चलो, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे लोगों को जरूर जनता चुने, ये हमारी भी मतलब उम्मीदें होंगी। और चलते चलते हम लोग सिक्टी में थे। जी जी। सिक्टी में शराबबंदी मुहिम का असर लगभग नहीं के बराबर है। आप, हमें पता नहीं कि आप इसके हिमायती हैं या नहीं, लेकिन कानून को तो सम्मान सभी लोग करते हैं। तो शराबबंदी मुहिम को यहाँ पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? एक बात आप जानिए, शराबबंदी कानून लागू करने का तरीका गलत है। तरीका गलत है। आप जब तक किसी कानून को लागू करने से पहले पब्लिक को उसके लिए तैयार नहीं कर लीजिएगा, ये कोई युद्ध चीन से नहीं हो रहा है भाई। चीन हमला कर रहा है, रात में 12 बजे फौज को तैयार होकर बॉर्डर पर जाना होगा। ये तो समाज में जुड़े हुए कुछ लोग उसका सेवन करते हैं। आप जब तक उसको मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लेते हैं, इस तरह का कानून नहीं मतलब चलेगा। आप जागरूकता लेके आएंगे। बिल्कुल। अब आप चीन की बात किए तो आप इंडो नेपाल बॉर्डर पर रहते हैं, मैक्सिमम एरिया आपका वही है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ की सड़कें तैयार नहीं है। अगर आज युद्ध हो जाए तो किस रास्ते से चीन से मुकाबला करेंगे? ठीक है ना। तो अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडिया से रिलेशन, बेटी माटी का संबंध है, इस संबंध को आप कैसे मजबूत करेंगे? सुनिए, अभी बिगड़ रहे हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको एक सलाह दूंगा, जब आप सिक्टी जाएंगे, अभी तो लौटना तो किशनगंज नहीं है, तो आप जो है सोनापुर होके जाइएगा। एक जगह ऐसा मामला मिलेगा कि 3 दिन पहले तक हम लोग जिस रास्ता से जा रहे थे, वहाँ खेत जोत दिया गया है। वो खेत नहीं है, भारत सरकार के नज़र में इंडो नेपाल रोड है वो। ठीक है, पानी जैसे हटा, जिसकी ज़मीन थी उसको जोत के बेढ़ा से घेर दिया है और आलू रोपने की तैयारी हो रही है। अब तजुर्बा लगाइए, जिस आदमी की ज़मीन पर आप सड़क बना रहे हैं उसको मुआवजा नहीं दीजिएगा। मुआवजा किस लिए नहीं मिल रहा है उसको जाके समझाइएगा नहीं, उसको तरीका नहीं बताइएगा। वो जाहिल आदमी है, वो तो जानता है सिर्फ कि मेरी ज़मीन है। तो कैसे होगा? कोई प्रयास नहीं किया गया है। करोड़ों अरबों का बॉर्डर रोड में खर्च किया गया है। आप सोनापुर जाइए, बाईपास जाना होगा। आप झाला से उधर जाइए, बाईपास जाना होगा। किशनगंज में भी यही हालत है आपका। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं स्थानीय विधायक इसके लिए पहल किए ग्रामीणों के साथ बैठ के? चलो, अगर मुआवजा नहीं मिला तो मुआवजा मैं दिलाता हूँ। पहल होनी चाहिए। अगर पहल नहीं हुआ है तो ये उनकी नाअहलियत है, नाकाबिलियत है। आप इन कमियों को दूर करेंगे? बिल्कुल दूर करेंगे। दूसरी बात, रोटी बेटी का जो नेपाल से संबंध है, इसको कैसे मजबूत? देखिए, हम तो इस पर बहुत हाईली थिंकिंग रखते हैं। इसलिए हाईली थिंकिंग रखते हैं कि पूरे दुनिया में ये बात पता है कि हिंदू जो है हमारा, एक देश एक राष्ट्र, अगर कोई हिंदू है पूरे दुनिया में तो नेपाल है। कथित रूप से उसको हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। और एक बात और दुनिया में पूरे पता है लोगों को कि आज जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वह हिंदू पंथ के मानने वाले लोग हैं, कट्टर मिजाज के लोग हैं वो। अब तजुर्बा लगाइए, एक हिंदू राष्ट्र, एक कट्टरवाद, दोनों का रिश्ता बिगड़ जाता है। आज इससे पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस जमाने में हिंदू राष्ट्र से कांग्रेस का अच्छा संबंध था। आज संबंध आपका बिगड़ गया है। हाँ, आज संबंध आपका बिगड़ गया है। इसको कैसे सुधारेंगे आप? इंडो नेपाल ये हमारे जुडिक्शन की बाहर की चीज़ है। हम आपका पर्सनल इफेक्ट बताए, जो मेरे मन में बात सवाल पनपता है कि कांग्रेस का संबंध नेपाल से अच्छा था, आज आपका संबंध क्यों खराब है? आखिर कौन सी बात आ गई है, कौन सी खटास है? आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, क्या एमएलए बनने का कांग्रेस में चले जाएंगे? ना, नो। पब्लिक वोट देगा, पब्लिक के टिकट से लड़ रहे हैं, पब्लिक जिधर कहेगा मैं उधर जाऊंगा। अच्छा, ये बात है। चलिए, शुक्रिया। तो आज कमरुज्जमान साहब से हमारी मुलाकात हुई, फिर अगले दिन किसी और से होगी मुलाकात। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से। चलिए नौ से मिलाते हैं। चलिए।